नमस्कार। एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है सीखना, या इसको हम कह सकते हैं अधिगम। तो इस चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बताने वाला हूँ जो आपको हेल्पफुल होंगे जब एग्जाम आप देने वाले हो। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, सीखने के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक अधिगम और विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक मतलब जो हम हाथ से कार्य किया करते हैं, जो हमें दिखाई देता है, और विचारात्मक अधिगम यानी जो हम विचार करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो हो गए हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सीखने के पठार का क्या अर्थ है। तो सीखने की प्रक्रिया में उन्नति और अप्रगति को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया सीखने का पठार कहलाती है। जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति होती है, स्थिर हो जाती है, कुछ समय रोकी होती है, इसे सीखने का पठार कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, सीखने की कोई एक परिभाषाएं लिखिए। तो देखिए, तो हमने चैप्टर तो जाना है, चैप्टर का नाम भी है सीखना, तो लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। परिभाषा हो जाएगी, व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया सीखना है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में दो मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला तत्व होता है परिपक्वता, जो उम्र के बाद होना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा है अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, जो समय अनुसार प्राप्त होती है। तो परिपक्वता यानी जो एक समझ होती है, समझदारी कह सकते हैं, तो वो हो जाता है। और दूसरा इसमें बोला है अनुभव का लाभ, मतलब जो क्रिया कर रहे हैं उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, परिपक्वन का क्या आशय है। प्रश्न आ गया है, तो परिपक्वन से अभिप्राय उस विशेषता से है जिससे क्षमता या कार्य करने की योग्यता में परिवर्तन की जानकारी होती है, और यह परिवर्तन अभ्यास या सीखने में निर्भर होता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होगी। फिर अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया का संबंध व्यक्ति के शरीर से ही होता है, शरीर से भी होता है। अतः कुछ शारीरिक कारक भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम आयु एवं शारीरिक परिपक्वता का सीखने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध है। बहुत से कार्य एक निश्चित आयु पर ही सीखे जा सकते हैं। शरीर समुचित परिपक्व हो जाने पर ही कुछ कार्य सीखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिंग भेद का भी सीखने का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से भी इस पर डिपेंड करता है। तो आपने देखा होगा बचपन से कुछ बालकों का कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ निम्न बुद्धि के होते हैं, और लिंग भेद होता है, जैसे लड़की की अपेक्षा में लड़कियों में थोड़ा मतलब पढ़ने में रुचि थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। सीखना या अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में कई कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे आवश्यकता, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, वातावरण आदि। ठीक है, ये जो प्रेरणा है और रुचि है, बुद्धि है, ये हम आगे के चैप्टर में जानने वाले हैं
क्या होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थात जब किसी की आवश्यकता या लक्ष्य ना हो तब कोई कार्य नहीं सीखेगा। ठीक है। और जिसके विपरीत आवश्यकता और लक्ष्य की व्यक्ति अधिक प्रयास करता है। सीखना बालक का जीवन निर्भर करता है। जिस कार्य करने की रुचि बालक में होगी वह उसे जल्दी सीखेगा। ठीक है। तो बहुत से बॉयज़ का जो होता है पढ़ने में रुचि ज़्यादा होती है और किसी किसी का नहीं होता है, तो ये भी एक सीखने का कार्य हो गया है। अगला प्रश्न, सीखने का अर्थ समझाते हुए कोई एक परिभाषा लिखिए। तो सीखने से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें बालक अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर अनुभवों का लाभ उठाते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। अब देखिए, वुड के अनुसार, ये एक शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने बताया है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। ये भी एक परिभाषा हो गई है सीखने की। ठीक है। तो मैंने आपको दो परिभाषा बता दी हैं, एक मैंने आपको बताई है चार्ल्स के अनुसार और ये हो गई है वुड के अनुसार। अब हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। ठीक है। तो इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है, सीखना स्वाभाविक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति, समाज, जाति, वातावरण एवं अन्य संसाधनों से सीखता है। सीखने के लिए तीन तत्व का होना आवश्यक है, प्राणी, स्थान और समय। अर्थात प्रत्येक प्राणी किसी स्थान पर किसी की समय कुछ ना कुछ सीखता है। सीखे हुए ज्ञान के द्वारा व्यवहार आता है और यह परिवर्तन और यह स्थायी होता है। इसी के द्वारा बालक के अंदर सभी प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है। लघु में आप ऐसे लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, सीखने में स्थानांतरण कैसा होता है। तो किसी बालक द्वारा जब किसी कुशल और ज्ञान को ग्रहण कर लिया जाता है, उसके पश्चात समस्या के समाधान के लिए या फिर उसी के समान दूसरी परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करता है। इस अवस्था में अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। उदाहरण के लिए, बालक द्वारा गणित के कुछ नियमों को अनुसरण करता है, मतलब सीखता है। जब वह बाजार गया और वस्तु का क्रय विक्रय किया, यानी खरीदा और लाभ और हानि देखा उसने और उसका आकलन हुआ, इस प्रक्रिया में स्थानांतरण हुआ। ठीक है। तो जो उसने सीखा है उसका स्थानांतरण हुआ। कैसे हुआ? पहले उसने गणित में जोड़ घटाना सीखा, जब वह बाजार गया तो उसने अनुमान लगाया और उससे ज्ञान हुआ। ठीक है, लाभ हानि का। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्थानांतरण। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सीखने जिसको बोलते हैं हम अधिगम। देखिए, ये भी आ सकता है अधिगम की प्रक्रिया या अधिगम की परिभाषा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल सीखना और अधिगम दोनों एक ही शब्द हैं, मतलब कि दो प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो इसका क्या पूछा गया है, इसमें सीखने की प्रक्रिया कितने प्रकार की है। तो मैंने आपको बता दिया था अति लघु में क्रियात्मक होता है और विचारात्मक होता है। तो जान लीजिए क्रियात्मक क्या होता है। जिस अधिगम प्रक्रिया में कामेंद्रियों अर्थात हाथ पैर का विशेष प्रयोग होता है उसे क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे टाइपिंग सीखना, साइकिल चलाना, मोटर चलाना, मोटर कार चलाना, ये सब क्या हो गया है, क्रियात्मक अधिगम हो गया है। इसको आप सीखते हैं लेकिन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं अपने शरीर के माध्यम से। और विचारात्मक होता है, विचारात्मक अधिगम क्या होता है, इसमें हम केवल विचार करके सीखते हैं। जैसे कि देखिए, जिस अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाओं की प्रधानता रहती है उसे विचारात्मक कहते हैं। इसमें आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों का विशेष प्रयोग होता है, अर्थात प्रधानता है। इसमें मानसिक भी संकलन रहता है, यद्यपि क्रियात्मक अधिगम में भी मानसिक क्रियाशील रहता है।
भाषा, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ना या किसी भी प्रकार का बौद्धिक ज्ञान विचारात्मक अधिगम के उदाहरण हैं। तो ये हो गया है उसमें विचारात्मक में। फिर देखिए अगला प्रश्न, सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है? तो सीखने में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेरणा द्वारा बालक के अंदर जो यांत्रिक शक्ति होती है उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर लिखा है बाद, इसके यहाँ पर लिख लेना आप प्रेरित। ठीक है, प्रेरित लिख लेना, प्रेरित करता है। प्रोत्साहन बालक की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसका मुख्य आधार रुचि होती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर काफ़ी हद तक प्रेरणा की उत्पत्ति होती है, जो आवश्यकता के द्वारा विकसित होती है। कुछ प्रेरक बाहर से प्रभाव डालते हैं। शिक्षकों के द्वारा बालकों के रुचि के द्वारा शिक्षा का ज्ञान कराना चाहिए। कभी कभी प्रेरणा का प्रभाव इतना स्थायी हो जाता है कि बालक के जीवन के प्रत्येक पक्ष को परिवर्तन कर देता है। तो इसमें शब्द समझिए प्रेरणा। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जिससे परिवर्तन आ जाता है बालक के अंदर। अगर जो कोई मूर्ख बालक है और किसी बुद्धिमान बालक की आचरण को देखता है, मतलब उससे कुछ प्रेरणा लेता है, तो उसका भी आचरण बदलने लगता है। ठीक है, और ये प्रेरणा कैसे हो जाती है? जैसे कि कोई उसकी अच्छाई कर रहा हो बहुत ज़्यादा, तो फिर हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है क्यों ना हम भी ऐसी काम करें जिससे कि हमें भी इस प्रकार की अच्छाइयाँ मिलें, है ना, कोई हमारी तारीफ करे। तो ये हो जाता है। अगला प्रश्न, सीखना एवं परिपक्वन का क्या संबंध है? तो सीखना और परिपक्वन का घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि बालक जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता है और यह तब सीख पाता है जब उसकी आयु दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करने योग्य हो जाती है। समानता यह धारणा है कि शरीर की क्षमता जिस व्यवहार को करने के योग्य हो जाती है वही परिपक्वन है। इसमें अनुभव का कोई स्थान नहीं है। कौशल का विकास जब होता है जब वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वयं हो। उसके 3 प्रकार होते हैं। ये प्रकार इसमें मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, ये आपको लॉन्ग में लिखना होगा और इसका हम समझते हैं इस शब्द का अर्थ। जैसे कि इसमें पूछा गया था परिपक्वन, हाँ, तो ये एक उम्र के बाद होती है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी क्षमता को अच्छे से पहचान पाता है। ठीक है, सोच विचार करना, किस प्रकार से अलग अलग सोच होती है अलग अलग व्यक्ति की, कौन व्यक्ति किस प्रकार से सोच रखता है और कितना सोच सकता है। तो जैसे कि सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट में किसी न किसी व्यक्ति को आसानी से उसमें पढ़ लिख कर मतलब वह ज्ञान हो जाता है और किसी बालक को नहीं हो पाता है जल्दी से। तो कहीं ना कहीं उसका जो परिपक्वन है वो अच्छा तेज हैगा और जो दूसरा व्यक्ति है उसका परिपक्वन धीमा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के प्रथम 4 सोपानों का वर्णन करें। मतलब कि ये यहाँ पर शब्द लिखा है इस प्रकार की, ये क्या लिखा है, सोपानों, मतलब ऐसे कुछ है। तो ऐसे नहीं आ सकता है, केवल ऐसा भी आ सकता है प्रथम 4 चरणों का वर्णन करें या प्रकारों का वर्णन करें, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो अधिगम यानी समझ चुके होंगे, अधिगम को बोला गया है सीखना, अधिगम सीखना ही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंटों में हम जानेंगे जिससे कि इजीली हमें याद हो जाए। अधिगम के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उसे कुछ देखना बोलना चाहिए। तीसरा, उसे कुछ करना चाहिए। चौथा, अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न, डैशील के अनुसार सीखने के सोपानों का वर्णन कीजिए। तो पहला तो है अभिप्रेरणा, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है बाधा,
चौथा है उद्देश्य प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं। पांचवा है समाईकरण या एकीकरण। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखे हैं इसमें डेजिल के अनुसार, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना होगा। जैसे कि अभिप्रेरक में अभिप्रेरणा, इसमें वो लिखा ना पहला अभिप्रेरणा, तो उसमें आपको प्रेरणा की परिभाषा लिखना है। दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब इसका पूछा गया है लक्ष्य। तो जो व्यक्ति का लक्ष्य होता है उसकी तरफ अग्रसर होता है ना। तो जब वह सीखता है तभी सीखता जब ही है जब उसका कुछ लक्ष्य होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति सीखता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट में हो गया। तीसरा बाधा। तो बाधा भी आती है जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो है ना, तो उसके लिए भी हमें सीखना पड़ता है। चौथा यहाँ पर पूछा है उद्देश्य प्राप्ति। जब उद्देश्य प्राप्ति हो जाता है हमें, तो फिर उसमें हमें आवश्यकता पड़ती है एकीकरण की यानी एकजुट होने की। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मैंने लिखा नहीं है, आई थिंक मेरे हिसाब से लिख नहीं पाया मैं, तो मैंने आपको इसी प्रकार से बता दिया ओवरऑल। अगला पॉइंट देखिए, अधिगम शब्द को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए फिर से वही परिभाषा आ गई है सीखने की। तो अधिगम एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ व्यवहार में परिवर्तन से है, अर्थात व्यवहार में कोई भी परिवर्तन हो कि अनुभव का परिणाम है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का अच्छी प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा परिभाषा जैसे पूछा जाए तो आप बुड के अनुसार लिख देना, जो मैं आपको बताया था लघु में और अधिलघु में बताया था। उसके बाद देखिए अधिगम की विशेषताएं, इसमें विशेषताएं पूछी गई हैं, परिभाषा और विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं देखिए, पहला पॉइंट है अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्राणी स्थान समय के साथ पूर्ण होती है। दूसरा, अधिगम द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरा, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। चौथा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। पांचवा, अधिगम में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो ये सब आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में।